हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आपको पता है यूपी टेट का एग्ज़ाम आगे बढ़ गया। अभी तक कोई भी 100% क्लियर डेट नहीं हुई है, लेकिन जल्द ही कोई ना कोई डेट आने की बहुत बड़ी खबर सुनने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, सुपर टेट एग्ज़ाम व आपके कुछ अन्य एग्ज़ाम्स भी आने वाले समय में होने वाले हैं। तो इन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जीएस की क्लास एक बार फिर से हम कंटिन्यू करते हैं। और इसके अंतर्गत आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस कम से कम समय में पूरी व्याख्या के साथ बताएंगे। इनकी पीडीएफ भी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। टेलीग्राम पर आपको इनकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड होती रहेंगी। तो दोस्तों, सभी लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से। दिया गया निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो दोस्तों, कोहिनूर हीरे का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। ये बादशाह शाहजहां को किसने भेंट किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, औरंगजेब, दारा सिकोह, मीर जुमला या फिर अबुल हसन कुतुब शाह। तो दोस्तों, आपको बता दें इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मीर जुमला। जो कि मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने ये हीरा बादशाह शाहजहां को भेंट किया था। यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर दिया गया निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी का दमन किया? तो दोस्तों, तुर्कान ए चिहलगानी, इसको सबसे पहले आप समझिए प्रारंभ किसने किया था। तो दोस्तों, इसे चालीसा के नाम से जाना जाता। क्या नाम देते हैं इसको? चालीसा का नाम दिया जाता तुर्कान ए चिहलगामी, जिसे इल्तुतमिश ने अपने समय में शुरू करवाया था। लेकिन बाद में बात यहाँ पर किसकी कर रहे हैं, किसने दमन किया, यानी कि किसने इसको समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, बलबन ने इसको समाप्त कर दिया था। शासन करने से पहले ही इनकी जो वहाँ के साम्राज्य था उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप के कारण चालीसा को समाप्त कर दिया था। तुर्कान ने चिहलगानी को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को समझकर आंसर करते रहिएगा, देखते रहिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछना मत भूलिएगा। क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहां से मिलता है? तो दोस्तों, सती प्रथा का अभिलेखी कहां से हमें सती प्रथा के बारे में जो एक्यूरेट लिखा हुआ जानकारी मिलती है, वो किस काल से, किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन है, एरण अभिलेख। ये आपका अभिलेख जो है ये सती प्रथा के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसका नाम है एरण अभिलेख। और अगर काल की बात की जाएगी तो आपको बता दें दोस्तों, गुप्त काल की बात है। गुप्त काल में जो भानुगुप्त थे उनका एरण अभिलेख है, जो मुख्य रूप से भानुगुप्त के मित्र गोपराज की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सती हो गई थी। यहीं से मुख्य रूप से सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होता है। एरण अभिलेख से बी नंबर ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान कहां पर है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चूंकि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। और यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर जगह की बात की जाएगी तो जो महात्मा बुद्ध थे, गौतम बुद्ध थे, इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? तो दोस्तों, इनकी मृत्यु कुशीनगर जगह पर हुई थी। कहां पर? याद कर लीजिएगा, कुशीनगर जगह है जहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। ये अपना शरीर छोड़ गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बौद्ध धर्म का वर्तमान समय में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी बन गया आपका कुशीनगर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? इनमें से कौन सा हड़प्पा का बंदरगाह जाना जाता है? हड़प्पा के जो खुदाई की गई थी, जो वहाँ की हड़प्पा संस्कृति को पहचाना गया था, सभ्यता के बारे में जाना गया था, उसमें एक नगर का नाम आता है जिसे हड़प्पा के बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। वो आपका लोथल है, लोथल शहर है। बी नंबर ऑप्शन है, इसे बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है। और ये आपका गुजरात के अहमदाबाद के पास में नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही आधुनिक रूप में कही जाने वाली ये आपकी सभ्यता थी, बहुत ही सुव्यवस्थित सभ्यता के रूप में इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। आपके सामने कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। क्या दिया गया देखिए जल्दी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या बताया गया था, ये आपको बताना है। पहला दिया गया प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। और अगला दिया गया केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध था। तो अब आपको बताना है इनमें से तीन में से कौन से पॉइंट हैं जो बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, इसके अंतर्गत बताया गया था जो ब्रिटिश क्राउन है उनने अपनी शक्तियों का अधिकार प्राप्त कर लिया था इस उपबंध के अंतर्गत। और इसका आपका 1 2 3 तीनों ही पॉइंट्स जो दिए गए हैं बिल्कुल करेक्ट दिए गए हैं, ये आपका सही हो जाएगा। हालांकि इसमें जो केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, तीसरा पॉइंट जो दिया गया, इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था, इसको शुरू नहीं किया जा सका था, लेकिन तीनों ही पॉइंट इस एक्ट के अंतर्गत दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं व राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। वक्तव्य किसका था ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों ये वक्तव्य जो था वो जवाहरलाल नेहरू का था। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपना अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, उसके अंतर्गत इन्होंने इस बात को रखा था। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8th नंबर क्वेश्चन आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए, सुपर टेट के लिए भी, कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ के लेखक कौन है। सभी लोगों को इसका आंसर जरूर पता होगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इस पुस्तक को के जो कहते हैं लेखक जो है वो महात्मा गांधी हैं। इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी के रूप में जाना जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक जो है वो आपकी जवाहरलाल नेहरू की बुक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर याद करते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसके समय में जो एक प्रकार से कह सकते हैं उग्रवाद फैला था, बहुत ही ज़्यादा अशांति जनता में फैल गई थी, उसका कारण था बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की रूपरेखा तैयार की थी 1905 में। कब? 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तभी से ये आपका उग्रवाद पनपने का मुख्य कारण माना जाता है। और ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। नील क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था। तो दोस्तों नील किसान विद्रोह जो हुआ था, नील क्रांति जो हुई थी, इसमें मुख्य रूप से किसका नाम आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है, लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत रहता। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लगभग 1859-60 में आपकी नील क्रांति पहली बार हुई थी। और नील विद्रोह जो ये पहली बार हुआ था, इसके जनक कह लें, इसका जो नेतृत्व किया था वो किया था दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास ने। यानी कि यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास, इन दोनों लोगों ने नील क्रांति, नील विद्रोह का सबसे पहले नेतृत्व किया था। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है। इस बार का अगर आपने यूपी टेट का पेपर देखा होगा तो उसमें विश्व भूगोल से संबंधित बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, कई पर्वत पूछे गए, इसके अलावा कई अन्य चीज़ें भी ऐसी पूछी गई हैं, घास के मैदान पूछे गए जो कि विश्व से रिलेटेड हैं। तो वो चीज़ें आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ने और देखने को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सुपर टेट में भी 3-4 अंक आपके ऐसे क्वेश्चंस के जरूर देखने को मिलते हैं। उसी में ये भी एक आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। यूरोप का जो मत्स्य क्षेत्र है, मछली पालन क्षेत्र है, वो आपका डोंगर बैंक कहाँ पर अवस्थित है, 11 नंबर क्वेश्चन है। और ये आपका उत्तरी सागर में स्थित है। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका उत्तरी सागर में, जो उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक सागर के रूप में भी इसको जानते हैं, यहाँ पर आपका डोंगर बैंक के रूप में इस क्षेत्र को जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया निम्नलिखित देशों में के समूह में से कौन सा एक समूह को वेनेलक्स
के रूप में देश कहा जाता है, वेनेलक्स के रूप में, यानी कि देशों का समूह है, उन्होंने अपना नाम मिल करके वेनिलक्स देश रख लिया है। वे कौन कौन से देश हैं, यानी कि यहाँ से आप लोग आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। 3 देश इसके अंतर्गत आ जाएंगे। वी से आपका बेल्जियम आ जाएगा, इसके बाद आपका नी से नीदरलैंड आ जाएगा, लक्स से लग्जमबर्ग आ जाएगा, यानी कि आपका सही ऑप्शन जो है बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 3 देशों का समूह है, वेनिलक्स कंट्री के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1958 में हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, और इसके अंतर्गत 3 देश हैं। मुख्य रूप से व्यापार सहयोग के लिए संगठन बनाया गया था, जिसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, तो दोस्तों आपको बता दें ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, यहाँ पर इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? इनमें से कौन सी चट्टान प्रणाली है जो भारत में नवीनतम है, यानी कि नवीनता के क्रम में सबसे ऊपर आती है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी नंबर ऑप्शन दिया गया। गोंडवाना जो है इनमें आपकी चारों ऑप्शंस में से सबसे नवीनतम रूप में जानी जाती है। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते रहिएगा, याद करते रहिएगा। कल आपको संस्कृत शब्द रूप की बहुत ही स्पेशल वीडियो मिलने वाली है, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए, जुड़े रहिए और ऐसे ही क्वेश्चंस को हमारे साथ मिल करके समझते रहिए। दिया गया अगला पॉइंट आपके सामने, माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू जो आपका पर्वत है वो पहाड़ वो आपका किससे निर्मित है, किस प्रकार के कह सकते हैं इसमें जो मेन अवशिष्ट हैं वो किस रूप में इसको जाना जाता है? यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नीस से। सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि राजस्थान के क्षेत्र में माउंट आबू है, यह आपका अरावली के विस्तार का जो क्षेत्र है उसे माउंट आबू की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से आपकी नीस हो गई, सिल्ट हो गई, क्वार्टजाइट हो गई, ये सभी शैलों से मिलकर के बना है आपका कौन सा? माउंट आबू। और इसकी सबसे ऊंची चोटी के रूप में गुरु शिखर को जाना जाता है। माउंट आबू में जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है उसे गुरु शिखर के रूप में जाना जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपके सामने। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका सही आंसर गौतम बुद्ध नगर है। ये आपका साक्षरता में सबसे उच्चतम स्तर पर पाया जाता पूरे उत्तर प्रदेश में। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लगभग 85% जो यहाँ की जनसंख्या है वो कैसी है? वो यहाँ पर मुख्य रूप से साक्षरता दर के रूप में जानी जाती है, याद कर लीजिएगा। और सबसे निचले स्तर पर जो आता है वो आपका यहाँ पर आ जाता श्रावस्ती। दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाना चाहिए। भुगतान असंतुलन जो आपका कह सकते हैं हम लोग पेमेंट में जो डिस्कंटिन्यूटी रहती है, ऊपर नीचे रहता है, इसको दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ये आपके सामने दिए गए ऑप्शंस हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको सुपर टेट में देखने को मिला था। काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, आखिरी तक उसका सटीक आंसर नहीं मिल पाया था। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि, यानी कि जब नेशनल जो सैलरी है, आय जो है उसमें वृद्धि कर दी जाएगी तो वो भुगतान असंतुलन जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चारों ऑप्शंस में से ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन करता है? तो दोस्तों गरीबी रेखा जो आपकी पॉवर्टी लाइन है उसे मापने के लिए, जो निर्धनता है उसे मापने के लिए कौन सी संस्था, कौन सी सर्वेक्षण यूनिट कार्य करती है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन। NSSO के रूप में इसको जाना जाता है, जो संस्था निर्धनता के बारे में पूरा सर्वेक्षण करती है। इसके राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के रूप में इसको जाना जाता है, याद कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेशनल सर्वे सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसको जाना जाता है। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और मुख्य रूप से इसके कार्य जो हैं वो इसी प्रकार के अनुमान लगाना, योजना बनाना और सर्वेक्षण करना। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ दिया जाए तो वो कोलकाता में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, कोलकाता में स्थित है। कुछ क्वेश्चंस आपको आगे देखने को मिलेंगे जो कि संविधान से संबंधित हैं, हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए जल्दी से क्वेश्चन अगला आपके सामने दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश जिस
अवधि तक मान्य होते हैं वह अवधि क्या दी गई, यानी कि जो टाइमलाइन होती है जब राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी होते हैं वो कितने समय के लिए वैलिड होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही समय होता है 6 माह, 6 माह के लिए आपका जो अध्यादेश है उसकी अवधि होती है। यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होता है किसके प्रति, जो मंत्रिपरिषद होता है वो व्यवस्थापिका के माध्यम से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो आपको बता दें संसद में कौन बैठता है, तो ये जनता के द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं, यानी कि जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी जो निचला सदन होता है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जनता के द्वारा चुने गए लोग बैठते हैं और इनके प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया विधि का शासन जिस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है वह क्या होता है। तो दोस्तों विधि का शासन जो आपका कानून का शासन होता है वो मुख्य रूप से कैसा होता है, वो आपका समानता के अंतर्गत आ जाता है प्रक्रियात्मक रूप से, यानी कि ये आपका प्रोसीजरल वे में आता है। आपका बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, यानी कि सभी के लिए समान रहता है। ये कोई किसी भी रूप में प्रक्रिया के आधार पर जो नियम होते हैं उनके आधार पर ही चलता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे संविधान में जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन, सबसे प्रमुख संविधान संशोधन कहा जाता लघु संविधान के रूप में जिसको जानते हैं, वो कौन सा था, 42वां संविधान संशोधन। ये आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। यानी कि यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर देंगे। ये आपका जो प्रस्तावना है वो इसी संविधान संशोधन के अंतर्गत व कई बहुत बड़े बड़े फैसले इस संविधान संशोधन के अंतर्गत लिए गए थे। यहां पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का अंतिम क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी व अन्य किस सब्जेक्ट की किस प्रकार की क्लासेज आप लोग चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है। गोल्डन धान जो होती है इसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो दोस्तों गोल्डन राइस के रूप में इसको जानते हैं। ये आपका बीटा कैरोटीन बनाने वाला जो जीन होता है वो इसमें डाला गया है, इस वजह से इसमें मुख्य रूप से क्या पहुंचता है, विटामिन ए पहुंचता है। ये आपका सही ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और आपके आज के सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बिल्कुल अच्छे से पूरी क्लास क्लियर हो गई होगी। सभी प्रकार के क्वेश्चन छांट कर ढूंढ कर रखे गए थे। इसी प्रकार की अन्य क्लासेस को पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सीटेट के अंतिम समय के रिवीजन के नोट्स तैयार हो रहे हैं, कल परसों में उसकी क्लासेस भी आपको देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।